नमस्कार। आज हम भारत के विभाजन पर विकिपीडिया के एक अंश के आधार पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। मकसद ये है कि इस बड़ी ऐतिहासिक घटना के जो ज़रूरी पहलू हैं, उसके पीछे के कारण और नतीजे, उनको ज़रा समझा जाए। तो ये बंटवारा हुआ माउंटबैटन योजना, जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं, और फिर आया 18 जुलाई 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और नतीजा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और ठीक अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत, 2 नए देश। लेकिन ये सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, ये तो करोड़ों लोगों का बंटवारा बन गया। इस दौरान भयानक हिंसा हुई। अंदाजा है कि कोई 2 से 5 लाख लोग मारे गए। और सोचिए, करीब करीब 1.5 करोड़ लोग, उन्हें अपना घर-बार, जमीन, सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये शायद इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। चलिए जरा इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। एक तो अंग्रेजों की वो फूट डालो और राज करो वाली नीति थी ही, और साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच शक और दूरी वो भी लगातार बढ़ रही थी। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और धीरे धीरे एक अलग मुस्लिम देश की मांग उठने लगी। 1940 में लाहौर में जिन्ना ने इसे 2 राष्ट्र सिद्धांत के तौर पर बिल्कुल साफ साफ सामने रख दिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि तस्वीर इतनी सीधी नहीं थी। जैसे एक तरफ हिंदू महासभा जैसे संगठन थे, वो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, पर वो भी ये मानते थे कि हाँ, दोनों समुदायों में गहरे मतभेद तो हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने तो बल्कि 1937 में ही ये कह दिया था कि भारत में एक नहीं 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। अच्छा, सावरकर ने भी 1937 में? जी हाँ। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी जी, वो तो विभाजन को किसी भी हाल में टालना चाहते थे। वो लगातार हिंदू मुस्लिम एकता पर ही जोर देते रहे। और एक बात और, जो स्रोत बताते हैं कि ये मामला सिर्फ धार्मिक या अंदरूनी नहीं था, इसमें ब्रिटेन के अपने सामरिक और राजनीतिक हित भी थे। ये पैटर्न थोड़ा देखने लायक है। भारत का बंटवारा शायद ब्रिटेन की कोई अकेली रणनीति नहीं थी। ऐसा उन्होंने पहले आयरलैंड, फिलिस्तीन, साइप्रस में भी किया था। जाते जाते विभाजन के बीज बोना, ताकि शायद बाद में भी उनका कुछ असर बना रहे। हो सकता है। और माहौल तब और बिगड़ा जब अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस का ऐलान किया। उसके बाद कलकत्ता में जो भयानक दंगे हुए, उसने जैसे विभाजन को लगभग तय ही कर दिया। बाप रे! तो माहौल इतना खराब हो चुका था, फिर ये बंटवारा असल में हुआ कैसे? प्रक्रिया क्या थी? हाँ, तो ये प्रक्रिया 3 जून प्लान या माउंटबैटन योजना के तहत तेजी से आगे बढ़ी। सीमाएं तय करने का काम लंदन के एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया। रेडक्लिफ, जिन्हें भारत का पहले कोई खास अनुभव नहीं था शायद। बिल्कुल। और ये इतना बड़ा काम उन्हें बहुत कम समय में, सिर्फ कुछ हफ्तों में और बहुत जल्दबाजी में करना पड़ा, जिसका नतीजा बाद में बहुत दुखद रहा। रियासतों को छूट दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में मिलें या चाहे तो आज़ाद रहें। हाँ, उसी से कश्मीर जैसी समस्याएं खड़ी हुई। और फिर ब्रिटिश भारत की संपत्ति, फौज, प्रशासन, इन सब का बंटवारा भी हुआ, जो बहुत ही पेचीदा और तनाव भरा काम था। अच्छा, और इसके नतीजे क्या रहे? जाहिर है अच्छे नहीं रहे होंगे। नतीजे बेहद भयानक। एक बड़ी प्रशासनिक भूल शायद ये हुई कि आज़ादी का ऐलान पहले हो गया और सीमा रेखा का ऐलान बाद में। ओह, तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो भारत में या पाकिस्तान में। बिल्कुल। रातों रात लाखों लोग अपनी ही जमीन पर विदेशी हो गए, और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नई नवेली भारत और पाकिस्तान सरकारों पर आ गई, जिनके पास न तो अनुभव था, न ही साधन। नतीजा, बड़े पैमाने पर दंगे, लूटपाट, कत्लेआम। और वो विस्थापन के आंकड़े, करीब 1 करोड़ 45 लाख लोग। सोचिए, अंदाजा है कि कोई 72 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, और लगभग इतने ही हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए। पंजाब और बंगाल ने तो इसका सबसे भयानक रूप देखा। उफ। और महिलाओं का क्या हुआ इस सब में? उनका जिक्र भी आता है। हाँ, वो तो दिल दहला देने वाला पहलू है। दोनों तरफ हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, धर्म बदलने पर मजबूर कर किया गया। और एक और दुखद बात यह थी कि कई हिंदू और सिख महिलाएं जो हिंसा का शिकार हुईं, उन्होंने डर के मारे भारत लौटने से ही मना कर दिया। क्यों? डर किस बात का था?
उन्हें डर था कि उनके अपने परिवार, उनका समाज उन्हें शायद वापस स्वीकार नहीं करेगा। ये उस वक्त के सामाजिक सोच पर भी एक सवाल उठाता है। ये तो बहुत ही दुखद है, और इस त्रासदी ने यकीनन साहित्य और कला पर भी असर डाला होगा। बहुत गहरा असर डाला। आप देखिए, यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, अमृता प्रीतम की नज्म अज आखां वारिस शानो, या उनका उपन्यास पिंजर, ये सब उसी दर्द को बयां करती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास के वो जख्म हैं जो शब्दों में आज भी जिंदा हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि भारत का विभाजन किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसमें ब्रिटिश नीतियां थीं, भारतीय नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरियां या महत्वाकांक्षाएं थीं, बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव था, और अंत में एक भयानक मानवीय त्रासदी। लाखों जानें गईं, करोड़ों बेघर हुए और 2 नए देश बने। बिल्कुल, ये घटना बेशक उपनिवेशवाद के खात्मे की तरफ एक कदम थी, लेकिन इसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भविष्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। ये सिर्फ सरहदों का दोबारा खींचा जाना नहीं था, इसने लोगों की जिंदगियों, उनकी पहचानों, उनके आपसी रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। विभाजन को अब 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या उस समय के जख्म सचमुच भर पाए हैं? वो कड़वी यादें, वो सीखें आज हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारे रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।